अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जी जनाब, आवाज आ रही है? स्टार्ट करें। आज हमने ईपीएस करना है। लास्ट 2 दिन क्लास नहीं हो पाई और आप लोगों को रीजन पता है कि व्हाट वाज द रीजन। इट वाज प्लान कि मैं इसको अगले वीक खत्म कर दूंगा, नेक्स्ट फ्राइडे तक मैं खत्म कर दूंगा। मैं आपको बोरिंग कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और इम्पेयरमेंट, इनकी वीडियोस दे दूंगा, ये आप वहां से देख लीजिएगा। मैं आपको इनका कंटेंट जो है, कंसेप्ट, वो वीडियो दूंगा। क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको लाइव करवा दूंगा। EPS, one of the most important area, उसमें से हर हालत में सवाल आना ही आना है। दिस संडे मैं इसको ऑन रखूंगा क्लास को, बिकॉज माइट बी जो ऑफ नहीं करना चाहिए था वो अनफॉर्चुनेटली ऑफ हो गया, बट दिस संडे हम इसको कंडक्ट कराएंगे, हम इसको लेके चलेंगे। ठीक है। ईपीएस कितना मुश्किल लगता है?
देखते हैं कि इसमें क्या मसला आता है, क्या मसला नहीं करवाता, उसको देखते हैं। आप लोगों को मुश्किल लगता है, बट मैं आपको इसका एक फॉर्मेट दे दूंगा, उस फॉर्मेट से दुनिया जहान का सवाल जो है वो आपके सॉल्व हो जाते हैं, हम वो देखेंगे। और डाइल्यूटेड ईपीएस भी हम इसके साथ देख लेंगे। मेरे ख्याल से ईपीएस इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक ऑफ FAR 1। ये आपको पेपर में पास कराने के लिए आया हुआ है, फॉर्मेट है, टेबल है, समझ आ जाए तो आप इसको लेके चल सकते हैं इजीली। अच्छा जी, जब हम ईपीएस की बात करते हैं तो इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं ना, क्वेश्चंस मोस्टली इसमें से कंबाइंड क्वेश्चन आने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा हैं। जो कंबाइंड क्वेश्चंस हैं उनके आने के चांसेस जो हैं वो इसमें से काफी ज्यादा हैं। लाइक कैसे कंबाइंड क्वेश्चन, IAS 8 स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी प्लस EPS, इस तरह का सवाल आने के चांसेस जो हैं वो कदरे ज्यादा हैं, आपको पेपर में आ सकते हैं। आपने पास्ट पेपर्स में एक सवाल देखा होगा जिसका नाम था डैफोडिल्स लिमिटेड का, सवाल देखा हुआ है? और डैफोडिल्स वाला वो सवाल है जो तकरीबन हर बच्चे को बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है। ये भी प्रॉब्लम है कि डैफोडिल्स वाला सवाल आप लोगों को नहीं आता। तो जिस तरह डैफोडिल्स वाला सवाल है ना, उस तरह का सवाल ही क्या है आपको एक्सपेक्टेड है, आपसे पूछा जा सकता है। तो हम इसको इसी पर्सपेक्टिव में करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी मैंने करवा दी हुई है। ईपीएस करेंगे, ईपीएस करने के बाद हम जब IAS शीट का ट्रीटमेंट देख लेंगे, फिर हम इनके कंबाइंड क्वेश्चन जो है वो देखेंगे और वो भी मैं आपको करवा दूंगा। टेस्टिंग लेवल इसका 2 है, 20 नंबर तक का सवाल इसमें से एक्सपेक्टेड है। इसमें हमने क्या देखना है, इसमें हमने बेसिकली शेयर इश्यूज के बारे में देखना है कि शेयर इशू कैसे किए जाते हैं, कैसे नहीं किए जाते, उनके बारे में हमने क्या करनी है, बात करनी है। शेयर इशू हमारे सिलेबस में 4 तरह के हैं जिसको हमने क्या करना है, लेकर चलना है। एट फेस वैल्यू, एट प्रीमियम, राइट इशू और बोनस शेयर से 4 तरह के। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, 5 मिनट में कंटिन्यू करता हूँ, जस्ट 5 मिनट वेट कीजिएगा।
जी जनाब, आवाज आ रही है? आपको पता है कि हमारे पास ईपीएस में हमने देखना होता है कि पर शेयर हमने कितना अर्न किया है, कितना कमाया है, उसको हमने लेके चलना है, उसको हमने देखना होता है। अब उसमें हमारे पास मेन जो चीज है, उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास शेयर इशू होते कौन कौन से हैं, किस किस तरह के शेयर इशू होते हैं, वो हमने क्या करना होता है, वो हमने देखना होता है। अब ये शेयर इश्यूज जो है, ये हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में भी पढ़ी थी कि एसोसिएट में शेयर इश्यूज कैसे कैसे होते हैं, किस किस तरह से होता है, क्या कुछ होता है, वो हमने वहां पे देखा था। अब हमारे पास 4 तरह के हैं शेयर इश्यूज, जिसमें है एट फेस वैल्यू, एट प्रीमियम, राइट इशू और बोनस इशू। फेस वैल्यू का मतलब क्या है कि जब भी शेयर इशू होंगे, जब भी हम शेयर इशू करेंगे, तो जो भी उस शेयर की फेस वैल्यू होगी उसके ऊपर हम शेयर वगैरह इशू कर रहे होते हैं। व्हाट डज इट मीन? फॉर एग्जांपल, अगर शेयर्स की फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपए है, तो हम कितना का इशू शेयर करेंगे? हम 10 रुपए का ही शेयर जो है वो इशू कर रहे हैं, जिसकी एंट्री हम क्या करेंगे, जिसकी एंट्री हम पास कर रहे होंगे, बैंक जो है वो हमारा डेबिट होगा 10 से, और शेयर कैपिटल जो है वो हमारा 10 से क्या हो रहा होगा, क्रेडिट हो रहा होगा। ये एंट्री जो है वो हम पास कर रहे होते हैं। प्रीमियम की बात करें, प्रीमियम का मतलब है कि शेयर की फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपए है, और आप कितने का इशू करना चाह रहे हैं? आप 20 का इशू करने चाह रहे हैं, महंगा शेयर देना चाह रहे हैं। इसकी अगर एंट्री पास करें तो बैंक हमारा डेबिट होगा 20 से, बिकॉज हमने 20 का इशू किया हुआ है। शेयर कैपिटल हमारा हमेशा शेयर प्रीमियम से फेस वैल्यू से क्रेडिट होगा, और रिमेनिंग जो अमाउंट होगी वो कहाँ जाएगी? शेयर प्रीमियम में जा रही होगी। राइट इशू क्या होता है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मार्केट वैल्यू से कम वैल्यू के ऊपर आप क्या कर रहे होते हैं? शेयर जो है इशू कर रहे होते हैं। और बोनस क्या होता है कि आपने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो शेयर अपने इशू करने हैं। अब ये 4 तरह के शेयर इश्यूज हैं, और इनको हमने क्या करना है? इनको हमने इनकॉर्पोरेट करना है, इनको हमने देखना है। तो इसको हम देखते हैं। उसके अलावा डिविडेंड भी हमारे पास 2 तरह के होता है। एक होता है हमारे पास फाइनल डिविडेंड, दूसरा होता है हमारे पास इंटरिम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड हमेशा क्या होता है? फॉर द ईयर जो हम कमाते हैं डिविडेंड, वो हम अगले साल नेक्स्ट ईयर क्या कर रहे होते हैं? पे कर रहे होते हैं। और इंटरिम डिविडेंड जिस साल का होता है उसी साल उसकी पेमेंट क्या हो रही होती है? की जा रही होती है। तो ये हमारे पास डिविडेंड है। अगर आपको बोनस शेयर दिए जा रहे हैं एज अ डिविडेंड, तो फॉर रिमेंबर, जब इंटरिम डिविडेंड दिया जाएगा तो उसकी एडजस्टमेंट उसी साल हो जाएगी। अगर फाइनल डिविडेंड के तौर पे बोनस इशू किए गए हैं कुछ शेयर्स, तो उसकी एडजस्टमेंट जो है वो अगले साल के ईपीएस में जा रही होगी। तो ये चीज जो है यहाँ क्या रखनी है? हमने अपने माइंड में रखनी है। डिविडेंड इसका ट्रीटमेंट मैंने वहां पे एसएससी में बड़ा डिटेल बताया था, इसलिए यहाँ पे मैं इसको डिस्कस आउट नहीं कर रहा। नोट्स भी बना कर दूंगा, ये नोट्स को रीड आउट कर लीजिएगा। अब ईपीएस कैलकुलेट करने का स्टेप्स क्या होते हैं, कैसे हम देखते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं हमारी बेसिक ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है वो, फिर अर्निंग्स देखेंगे, फिर नंबर ऑफ शेयर्स कैसे चेंज होते हैं ड्यूरिंग द ईयर वो, फिर इश्यूएंस की टाइप्स और उसके रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट जो है, ये हमने सारी बातें करनी है। अगर हमारी ये बातें कंप्लीट हो जाए तो हमारा जो ईपीएस है, जो बेसिक अर्निंग पर शेयर है, वो कंप्लीट हो जाता है इन चंद बातों से। तो इनको हम देखते हैं क्या है और क्या नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक ईपीएस। बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? ईपीएस इटसेल्फ जो है वो एक रेशो ही है, लेकिन चूंकि ये सेपरेट स्टैंडर्ड में गिवन है, इसलिए हमें इसको इस तरह से ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। फॉर्मूला होता है जी नेट इनकम माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि जो उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा उसमें से जितना हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड होगा वो प्रेफरेंस डिविडेंड हमने लेस करवाना है, डिवाइड करना है वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पर शेयर अर्निंग आ जाएगी कि हम पर शेयर कितना कमा के दे रहे हैं। तो पर शेयर अर्निंग के लिए हम क्या कर रहे होते हैं? हम इस तरह से अपना डिविडेंड जो है, इस तरह से अपना ईपीएस जो है वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं। रिमेंबर, ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड है ना, इसको हम सेकंड वर्ड इस्तेमाल करते हैं, अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। ये जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैं उनकी अर्निंग इतनी है या उनका प्रॉफिट जो है इतना है, उसको हम क्या कर रहे होते हैं? यहाँ पर बता रहे होते हैं। तो ये हमारा होता है बेसिक ईपीएस का सवाल। अब यहाँ पे चूंकि हम ईपीएस पढ़ रहे हैं, ईपीएस जो है मेनली उसमें हम देखेंगे ये चीज, IAS 33 में हमने सीखना है कि जो नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हो रहे हैं, जो नंबर ऑफ शेयर्स तब्दील हो रहे हैं, उसको हमने कैसे लेके चलना है, कैसे नहीं लेके चलना, उसको हमने देखना है। और IAS 8 जो है ना, IAS 8 उसकी एप्लीकेशन जो है वो एग्जामिनर यहाँ पे कर सकता है, प्रॉफिट्स वगैरह में करवा सकता है।
फॉर एग्जाम्पल वो क्या कर देगा, वो हमें प्रॉफिट गिवन कर देगा, कह देगा जी ये प्रॉफिट है, हाँ लेकिन पिछले साल जो है था आप एक एक्सपेंस रिकॉर्ड करना भूल गए, या डेप्रिसिएशन जो है आपने कम रिकॉर्ड कर दी, एसेट की वैल्यू जो है वो कम रिकॉर्ड कर दी। तो इस तरह की पहले आपको एडजस्टमेंट बताएगा, उस एडजस्टमेंट की बेसिस के ऊपर जाके हम क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट को रिवाइज करेंगे, और प्रॉफिट को रिवाइज करने के बाद वो हमें क्या कह सकता है कि मुझे जी ऑन द बेसिस ऑफ दैट डाटा रिवाइज ईपीएस कैलकुलेट करके दें। तो डिपार्टमेंट का एक सवाल है ना, डैफोडिल्स लिमिटेड, वो क्या है, वो इसका एक बेंचमार्क क्वेश्चन है। अगर हमें डैफोडिल्स वाला सवाल समझ के हो जाता है तो यकीन माने आप तकरीबन सारे सवाल जो हैं वो इजीली कर सकते हैं। तो ये है बेसिक ईपीएस। अब इस बेसिक ईपीएस में आम लोगों का माइंड बना हुआ है कि सिर्फ हम ईपीएस निकालेंगे, जो अर्निंग पर शेयर है वो कैलकुलेट करेंगे, इतनी हमारी अर्निंग है उसको हम निकाल लेंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि वो इसको दूसरे स्टैंडर्ड के साथ इंटीग्रेट करके वो ये क्या कर सकता है, वो आपसे ये चीज भी पूछ सकता है कि बताएं क्या है और क्या नहीं है, उसके बारे में वो पूछा जा सकता है और आपने उसको बताना होगा। अगर हम अर्निंग्स की बात करें तो अर्निंग्स कौन कौन सी होंगी, हमारे पास दो तरह की अर्निंग होंगी, एक होंगी फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन जो हमारे चल रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं उससे, और दूसरी अर्निंग होगी हमारी डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से, कि जो हमने काम बंद कर दिए हैं, जो हमारे डिपार्टमेंट्स बंद हो गए, उससे भी हमने अर्निंग वगैरह जो है वो आ रही होगी। रिमेंबर, जो हमारी अर्निंग फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस होंगी, हमेशा हम इसको फेस पे डिस्क्लोज करते हैं, इसको हम बता रहे होते हैं, और इसका ईपीएस जो है वो हम कैलकुलेट करके दे रहे होते हैं। जो अर्निंग फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस होंगी उसको हम कैलकुलेट तो करेंगे, बट उसको हम फेस पे शो नहीं करेंगे, हम क्या कर देंगे, हम उसको यहाँ पे डिक्लेयर करके बता देंगे क्या है और क्या नहीं है। उसके अलावा जब हम ईपीएस कैलकुलेट कर रहे होते हैं, अर्निंग की बात आते हैं, तो अर्निंग में हमने क्या करना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो लेस करवाना होता है। मैंने आपको पहले भी बात बताई थी कि जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, इनका डिविडेंड डिक्लेयर हो या ना हो, वो आपने हमेशा ही क्या करना है, लेस करवाना है। और जो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, अगर इनका डिविडेंड जिस साल डिक्लेयर होगा आप उसी साल क्या कर रहे होंगे, लेस करवा रहे होंगे। तो ये पॉइंट आपने लाजमी लिखना है, इसको कोई नोटबुक के ऊपर कोई कोने में दाएं बाएं लिख लो, याद कर लो कि अगर प्रेफरेंस डिविडेंड जो है, अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं, उनका डिविडेंड डिक्लेयर हो या ना हो, वो आपने क्या करना है, वो हमेशा आपने लेस करवाना है। और अगर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है तो उनका डिविडेंड जब डिक्लेयर होगा उसी साल लेस होगा, अदरवाइज वो लेस नहीं हो रहा होगा। और अगर एग्जामिनर साइलेंट है तो आप इसे फिर क्यूमुलेटिव जो है वो ट्रीट कर लीजिएगा, क्यूमुलेटिव है, बट एग्जामिनर साइलेंट नहीं होगा, वो आपको बता रहा होगा। और अगर आपकी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो रिमेंबर उसका डिविडेंड जो है वो आपका क्या होगा, उसका डिविडेंड आपकी फाइनेंस कॉस्ट जो है वो कंसिडर हो रहा होगा। ये चीज आपने याद रखनी है। तो हमने पढ़ा था इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो है वही हमारे क्या ट्रीट होते हैं, इक्विटी का पार्ट ट्रीट होते हैं। जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो हमारी इक्विटी का पार्ट नहीं कंसिडर होते, बल्कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का पार्ट कंसिडर होते हैं। इस वक्त आपको जो आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसको जल्दी से 2 मिनट में रीड कर लें, फिर मैं आगे चलता हूँ। शाबाश, जल्दी से रीड करें, बताएं हर चीज क्लियर है आप लोगों को, जल्दी से। जी जनाब, क्लियर है ये सारी बातें याद रहेंगी।
उसके बाद हमने बात करना है चेंजेस इन नंबर ऑफ शेयर्स, कि नंबर ऑफ शेयर्स हमारे किस तरह से चेंज हो रहे होते हैं, किस किस तरह से नंबर ऑफ शेयर्स में इजाफा आ रहा होता है। रिमेंबर 3 तरह है, या तो हम इसको इशू करेंगे फुल पे मार्केट प्राइस के ऊपर, या होंगे नो कंसिडरेशन के ऊपर, या होंगे राइट इशू के ऊपर। या फुल कंसिडरेशन के ऊपर, या नो कंसिडरेशन के ऊपर, या ये होंगे राइट कंसिडरेशन के ऊपर। तो ये 3 चीजें ही है, हमने क्या करनी है, हमने यहाँ पर सीखनी है। अब फुल कंसिडरेशन का मतलब क्या है, कि जो मार्केट वैल्यू है ना उसके ऊपर क्या करने हैं, उसके ऊपर आपने अपने शेयर्स इशू करने हैं। सर नमाज ब्रेक चाहिए 5 मिनट की। यार पहले टाइम कम है, क्या करूं मैं। पांच मिनट में 3 फर्ज पढ़ लोगे 6:15 तक। मुझे पता है भाई नमाज फर्ज है, क्यों डरा रहा है, क्यों गुनहगार कर रहे हैं मुझे मेरे भाई। 5 मिनट में 3 फर्ज पढ़ लोगे। 5 मिनट है सिर्फ आपके पास, मैं 6:16 पे रिज्यूम कर लूंगा। जल्दी से मैं भी पढ़ लेता हूँ। यार नमाज पढ़ के ना मेरे लिए दुआ लाजमी मांगिएगा, ओके।
जी, तो हमारे पास शेयर इश्यूज जो हैं वो 3 तरह के हैं। यहाँ तो हम करेंगे फुल कंसिडरेशन पे, या हम करेंगे नो कंसिडरेशन के मतलब मुफ्त में, या हमारे पास होंगे राइट इश्यूज वो। अब नेट एसेट्स क्या होते हैं पता है किसी को? नेट एसेट्स जो है एसेट्स माइनस लायबिलिटी, यस। अब जब आप फुल प्राइस के ऊपर या फुल कंसिडरेशन के ऊपर शेयर इशू कर रहे हैं ना, रिमेंबर इसका इम्पैक्ट जो है नेट एसेट्स पे आएगा। नेट एसेट्स जो है इंक्रीज होंगे, चेंज हो रहे होंगे। जो फॉर नो कंसिडरेशन है उसके ऊपर नेट एसेट्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इस पे जब हो रहा है इस पे आपका बैंक जो है वो डेबिट हो रहा है। बैंक डेबिट होने का मतलब है आपका एसेट जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। ये जो है इस पे आपका शेयर कैपिटल तो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपके नेट एसेट्स के ऊपर। और तीसरे टाइप में हमारे पास राइट इशू, जो हमने क्या करनी होती है, जो हमने यहाँ पर लेकर चलनी है, जो हमने यहाँ पर देखनी है। तो ये 3 एग्जाम है जो हमने यहाँ पे लेकर चलनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं इश्यूज ऑफ शेयर्स एट फुल मार्केट प्राइस के ऊपर क्या है और क्या नहीं है। आपके पास ये ओपनिंग कैपिटल है, यहाँ पे 1 लाख शेयर से। अच्छा रिमेंबर यहाँ पे हम नंबर ऑफ शेयर्स की बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, हम उनको देखना चाहते हैं। आपको पेपर में क्या करेगा, पेपर में वो आपको शेयर कैपिटल गिवन कर देगा। फॉर एग्जाम्पल वो कह देगा जी आपका शेयर कैपिटल जो है वो 3 मिलियन का है, आगे रुपीज लिखा होगा, अमाउंट लिखी होगी। आपने इस अमाउंट को हमेशा नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट करना है। आपका स्टैंडर्ड का नाम क्या है, अर्निंग पर शेयर। तो पर शेयर अर्निंग जो है वो आपने निकालनी है। बताया होगा कि 3 मिलियन का शेयर कैपिटल है और पर शेयर जो है वो हमारे पास क्या है, 10 रुपए ईच है। तो आप क्या करेंगे, आप नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे, वो कितने बन रहे होंगे, 3 लाख नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो आपके बन रहे होंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स पे आपने जाना है। ओके, अब साल के शुरू में आपके पास 1 लाख के शेयर्स पड़े हुए थे, साल का एंड आया, साल के एंड के ऊपर आपने शेयर्स कर दिए 1,20,000, प्रॉफिट था आपका 1 मिलियन। अब आपने ईपीएस निकालना है। ईपीएस का मतलब क्या होगा कि जी तैं जी साल के अंत में कितना प्रॉफिट कमाया, वो साल के अंत में कितने नंबर ऑफ शेयर से वो डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ईपीएस आ जाएगा। तो साल के एंड पे आपका प्रॉफिट था 1 लाख, नंबर ऑफ शेयर से 1,20,000। ईपीएस कितना आया होगा आपका, बताएं जरा, डिवाइड करें ईपीएस कितना आया होगा। 8.33,
8.33 इज योर अर्निंग पर शेयर। ये तो है ही बड़ा सिंपल सी बात, ऐसे ही है। 8.33 इज योर अर्निंग पर शेयर, ये तो है बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही सादा सी बात। अब हम बात करते हैं आगे, हम चलते हैं आगे। हाँ, ये आपका साल है, साल के ओपनिंग में शेयर से 1 लाख, मिड ऑफ द ईयर शेयर इशू हुए 20,000, साल के एंड के ऊपर आपके शेयर हो गए 1,20,000, प्रॉफिट है था आपका 1 मिलियन। अब बताएं अर्निंग पर शेयर कितनी आएगी? 8.33 ही आएगी। एट पॉइंट थ्री थ्री आएगी? गलत है, ये कभी भी नहीं आ सकती। क्यों? नाम क्या टॉपिक का? अर्निंग पर शेयर। हर एक शेयर के ऊपर बतानी है हमने कितनी अर्निंग की है, कितना हम कमा रहे हैं। जरा मुझे ध्यान से बताना, इस 1,20,000 शेयर्स में ये 1 लाख तो पूरा साल अवेलेबल है, ऐसा है कि नहीं? ये पूरा साल जो है वो 1 साल अवेलेबल है। क्या ये 20,000 शेयर्स भी पूरा साल अवेलेबल थे? द आंसर इज नो। ये भी पूरा साल अवेलेबल नहीं है, तो इस टाइम का प्रॉफिट इनके ऊपर क्यों डिवाइड करें? इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको टाइम प्रोपोर्शनेट करेंगे। कैसे करेंगे? हम ले लेंगे कि जी 1 मिलियन हमारा प्रॉफिट था, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स में हम कहेंगे ये वाले शेयर्स हमारे पास 6 मंथ्स के लिए रहे, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 6/12 कितने करेंगे? 10,000। अब मेरे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे? 1,10,000। अब मैं जरा करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास अर्निंग पर शेयर बन रही होती है। गॉट इट? तो आपको जब शेयर्स इशू होंगे आपने टाइम प्रोपोर्शनेट करना है। ये मुश्किल लगता है, मैं आपको इस टेबल से करवाऊंगा। ये फॉर्मेट्स जो है, अगर आप ये फॉर्मेट सीख लें, आपका ईपीएस जो है वो सबसे आसान हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट, जो अमाउंट है डिवाइड करेंगे वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स पे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास ईपीएस आ जाएगा। यहाँ पे डेट लिखी होगी, डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ शेयर, टाइम फैक्टर, आपके पास आ जाएंगे वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स, एंड पे टोटल किया, यहाँ पे डिवाइड किया, आपका जवाब आ जाया करेगा। सवाल सॉल्व कराता हूँ ताकि आपकी इन फॉर्मेट्स के ऊपर ग्रिप हो। अगर आपके इन फॉर्मेट्स के ऊपर ग्रिप होना शुरू हो जाए तो आपके लिए जो है वो फिर इजी हो जाएगा चीजों को टेकअप करना। सवाल जरा रीड करें, उतना समझ आता है। सवाल रीड कर जल्दी से। कहता है जी, संडे लिमिटेड हैज अ फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 दिसंबर। ऑन 1 जनवरी देयर वर 9 मिलियन ऑर्डर शेयर इन इशू। ऑन 1 में 12 लाख शेयर और इशू किए गए। 1 अक्टूबर को फर्दर शेयर इशू किए 18 लाख रुपए के। अर्निंग जो है थी वो 36,90,000 रुपए की थी। इसने हमें क्या किया है? डाटा प्रोवाइड किया और हमने क्या करना है? हमने कैलकुलेट करना है ईपीएस हमारा क्या होगा। सवाल समझ आया? अब ये सवाल पढ़ेंगे ना, इसको सिर्फ आपने रीड करना है और आपने क्या करना है, आपने जाके इसको रेलेवेंट जगह पे डाटा को प्लेस करना है। सवाल पढ़ा, आपको लग गया कि प्रॉफिट कितना है,
36900000, ये प्रॉफिट है, आपको लग गया पता। अब बाकी डाटा पे आए, सवाल इससे जाए, ओपनिंग शेयर्स कितने थे? 9 मिलियन के थे, आपने लिख लिया जी। ओपनिंग शेयर्स सॉरी यकम जनवरी थी, आपके पास ओपनिंग शेयर्स थे, कितने थे? 9 मिलियन के थे, ये आपने रिकॉर्ड कर लिया। यकम मई को आपने कितने शेयर दे दिए? न्यू शेयर इशू किए 12 लाख के। यकम अक्टूबर को फर्दर इशू कर दिए आपने 18 लाख के। सवाल पड़ा, डाटा लिख लिया। अब आपने फैसला करना है कि कौन से शेयर्स कितना अरसा आपके पास मौजूद रहे हैं। रिमेंबर स्टैंडर्ड कहता है आपने टाइम पीरियड काउंट करना है नेक्स्ट शेयर कैपिटल के चेंज होने तक। अब जरा मुझे बताएं कि ये जो 9 मिलियन शेयर्स थे ये कितना अरसा रहे हैं? मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। 9 मिलियन शेयर थे, जब तक नए शेयर इशू नहीं हुए ये हमारे पास कितने महीने रहे? 4 महीने रहे। जब 12 मिलियन, जब 1.2 मिलियन के शेयर इशू हो गए, अब मेरे पास 9 मिलियन शेयर नहीं बल्कि ये 10.2 मिलियन शेयर जो हैं वो मौजूद हैं। ऐसे ही हुए। आपने एक शेयर कैपिटल के चेंज से लेके अगले शेयर कैपिटल के चेंज तक क्या करना है? आपने अपना नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ मंथ्स जो हैं वो क्या करने हैं, आपने कैलकुलेट करने हैं। अब आपके पास 10,20,000 शेयर 1.02 मिलियन शेयर्स पड़े हुए हैं। अब अगले शेयर हमने कब इशू किए हैं? अक्टूबर में। तो कितना अरसा हमारा शेयर कैपिटल में 10.2 मिलियन शेयर्स रहे हैं? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये हमारे पास 5 महीने रहे। अब अक्टूबर में हमने 18 लाख और शेयर दे दिए हैं, तो अब मेरा शेयर कैपिटल कितना हो गया है? 12 लाख का हो गया, 12 मिलियन का हो गया। अब ये 12 मिलियन कितना सा मेरे पास रहा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने मेरे पास ये रहा होगा। तो आप इसको लिखेंगे, अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ये पकड़े, इससे मल्टीप्लाई करें, ये क्युमुलेटिव अमाउंट पकड़े, इससे मल्टीप्लाई करें, ये अमाउंट पकड़े, इससे मल्टीप्लाई करें, बताएं क्या जवाब आता है? पहले का आएगा 3 मिलियन, दूसरे का आएगा 4 to 5, और तीसरे का क्या आएगा? 3 मिलियन। इन दोनों, इन सबको जमा कर लें, बनेगा 10,250,000। ये है आपके वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स। आप इसको यहाँ पर डिवाइड कर दें 10,250,000। आपके पास क्या आएगा? बेसिक के सारे कितना बनता है, बताएं कितना बनता है? ₹3.6 जो है is your earning per share. Got it? इस तरह से हम क्या कर रहे होते हैं, इनको लेकर चल रहे होते हैं। ये क्लियर है सबको? टेबल मुश्किल तो नहीं? आगे हम बात करते हैं बोनस शेयर्स की। रिमेंबर, जो बोनस शेयर्स का ट्रीटमेंट है सेम इसी वे पे शेयर स्प्लिट और शेयर सेम इसी वे पे
हम शेयर कंसोलिडेशन का ट्रीटमेंट लेके चल रहे होते हैं। बोनस शेयर होते क्या है, एनीवन? बोनस क्या है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको शेयर जो है वो इशू करके दिए जा रहे हैं, जिससे आपका शेयर कैपिटल जो है वो तो चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो रहे हैं, बट नेट एसेट्स के ऊपर कोई किसी किस्म का इम्पैक्ट नहीं आ रहा होता। इसमें सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना होता है, सबसे पहले जो चीज आपने फाइंड आउट करनी है वो क्या है, वो आपने देखनी है कि कितने शेयर्स इशू किए जाएंगे। लिखा होता है 142, 345, 247, इतने बोनस शेयर्स इशू किए जा रहे हैं। तो आपने सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि कितने शेयर्स हैं जो एज अ बोनस दिए जा रहे हैं। तो रिमेंबर जो फ्रैक्शन गिवन हो इसको पकड़े, 247 है, जो इससे पहले का शेयर कैपिटल होगा फॉर एग्जांपल 1 मिलियन है, आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको चल जाएगा पता कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो हमने इशू किए हैं। तो सॉल्व करना होगा, कैसे करेंगे, टेबल में हमारा एक कॉलम ऐड हो जाएगा, हम डेट लेंगे, डिस्क्रिप्शन लेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स लेंगे, टाइम फैक्टर लेंगे और एक बोनस फ्रैक्शन का एक नया कॉलम ऐड कर देंगे और एंड पे क्या आ जाएंगे, हमारे पास वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। सवाल पढ़ते हैं, बिल्कुल सवाल करना सवाल से। The Red Limited has a 31st December year end and had 2 million ordinary shares in issue on 1st January 2002। तो यकम जनवरी को सवाल पढ़ते जाएं, इस पर डाटा लिखते जाएं। ओपनिंग शेयर से आपके पास कितने के, 2 मिलियन के, ये आपके पास मौजूद है। और 31 मार्च इट इशूड 5 लाख ऑर्डनरी शेयर्स एट फुल मार्केट प्राइस। 31 मार्च लिख लूं या यकम अप्रैल लिख लूं, कोई फर्क तो नहीं ना। न्यू शेयर्स लिखे कितने के, 5 लाख के। उसके बाद कहता है ऑन जुलाई आरएल मेड अ 142 बोनस इशू। क्या मतलब, जिसके पास 2 शेयर हैं उसको एक बोनस शेयर दिया जा रहा है। तो 142 हम इसको कर लेंगे 1/2, मल्टीप्लाई कर लेंगे उस दिन जितना शेयर कैपिटल मौजूद था। तो 2 लाख जमा 5 लाख, 25 लाख शेयर्स मौजूद थे जब इसने ये शेयर इशू किए हैं। तो 1/2 इंटू 25 लाख करेंगे तो हमें चलने का पता 1250000, ये इसने क्या किए हैं, ये इसने नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो इशू किए हैं। अब कब इसने किए हैं, यकम जुलाई को, तो हम लिख लेंगे यकम जुलाई को जो हमारा बोनस शेयर है हम वो लिख लेंगे, कितने आएंगे, 1250000 आ जाएंगे। अब सम कर लेंगे तो आपके पास एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल जो है वो 37,04,000 आ जाएगा। अब बताएं 2 मिलियन शेयर्स कितना महीना रहे हैं इसके पास, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो इसका टाइम फैक्टर अगर आप लेके जाएंगे तो ये कितना बनेगा, 3/12। फिर आपके पास शेयर होगा 25 लगा, 25 लाख शेयर आपके पास कितना सा मौजूद रहे हैं, दैट इज मौजूद टिल अप्रैल
मई, जून, 3 महीने ये मौजूद रही हैं। फिर आपके पास शेयर्स कितने हो गए? 37,50,000। ये हुए हैं जुलाई में। ये कितना अर्सा मौजूद रहे हैं? ये 6 मंथ्स मौजूद रहे हैं। आपने ये भी लिख लिया। अब आती है बारी बोनस फ्रैक्शन की। बोनस फ्रैक्शन क्या है? बोनस फ्रैक्शन पे हमने क्या करना होता है? पेंगुइन कहता है कि ये हम अज्यूम करते हैं कि जब भी बोनस शेयर्स इशू होते हैं तो हम उनको यही अज्यूम करते हैं कि वो हमेशा से कंपनी में एग्जिस्ट करते हैं, हमेशा से कंपनी में बैठे होते हैं। जब भी बोनस शेयर इशू होते हैं हमारी अजम्पशन क्या होती है कि इट ऑलवेज एग्जिस्टेड, ये हमेशा से ही मौजूद है। तो जब जिस तारीख पे बोनस शेयर इशू हो जाए उससे पहले का जितना भी शेयर कैपिटल होगा उसमें हमने इन बोनस के एलिमेंट्स की एडजस्टमेंट करनी होती है। तो उस एडजस्टमेंट के लिए हमें क्या चाहिए होती है? बोनस फ्रैक्शन चाहिए होती है। अब बोनस फ्रैक्शन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बोनस इशू डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर बोनस इशू। जैसे यहाँ पे था जी, नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बोनस इशू 3 हो गए। पहले जिसके पास 2 शेयर्स थे उसको 1 शेयर आपने मजीद दे दिया, तो आफ्टर इशू कितने हो गए? आपके पास 3 हो गए। और बिफोर कितने थे? आपके पास पहले थे, तो आपकी रेशो क्या आ जाएगी? 3:2 आ जाएगी, जैसे इस सवाल में है। मैंने जिसके पास 2 शेयर्स उसको 1 दे दिया, अब उसके पास टोटल शेयर्स 3 है, पहले 2 थे, ये आगे 3:2। रिमेंबर जब आप बोनस सेशन निकाल लेंगे ना, तो बोनस शेयर इशू करने से पहले इस तारीख से पहले जितना भी शेयर कैपिटल होगा आप उसके ऊपर इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आप क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे, इसको पकड़ेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो बोनस की एडजस्टमेंट होके आपको चल जाएगा पता आपके वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स कितने बनते हैं। फिर आप इस 25 लाख को पकड़ेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसको पकड़ेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास जवाब आ जाएंगे। तो जरा बताएं जवाब कितने आते हैं तीनों के? पहले का आएगा 7.5 लाख, दूसरे का आएगा 3 का आएगा 1,875,000। इन सबको जमा कर लें, क्या बनेगा? 3562500। ये आ गई। अब सवाल में चलते हैं आगे। प्रॉफिट कितना था? 85,500। डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ शेयर से, 3562500। अर्निंग पर शेयर कितनी आ रही है आपकी? ₹24 जो है वो आपकी पर शेयर अर्निंग आ रही है इस सवाल के मुताबिक। 24 इज योर अर्निंग पर शेयर। ओके। अब देखिए, जब हम बोनस इशू करते हैं ना, जब भी हम बोनस इशू करते हैं, हमने कहा था बोनस में assumption होती है कि हम इसको ऐसे एज्यूम करते हैं कि ये हमारे पास हमेशा से मौजूद थे, हमेशा से हमारे पास मौजूद थे, तो हम बोनस से पहले जितना भी शेयर कैपिटल होगा उसमें एडजस्टमेंट करेंगे। अगर आप ये देखें, इस साल का ओपनिंग शेयर कैपिटल में मैंने बोनस की एडजस्टमेंट की है। इस साल के ओपनिंग शेयर कैपिटल में मैंने बोनस की एडजस्टमेंट की है। तो क्या पिछले साल का क्लोजिंग और इस साल का ओपनिंग सेम नहीं होना चाहिए?
अगर बोनस हमेशा से मौजूद है हमारे पास और मैं इस साल का ओपनिंग एडजस्ट कर रहा हूँ, तो क्या इस साल के ओपनिंग को एडजस्ट करने की वजह से पिछले साल के क्लोजिंग की एडजस्टमेंट नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। तो फिर हम क्या करेंगे, हम ये लास्ट ईयर की ईपीएस जो होगी इसको भी हम रिवाइज करेंगे। इसको हम रिवाइज करने के बाद हम इसमें बोनस की एडजस्टमेंट लिखेंगे। कैसे? लास्ट ईयर की ईपीएस हम पकड़ेंगे, हमेशा से कहते हैं रीस्टेटेड ईपीएस निकालना। हम पकड़ेंगे लास्ट ईयर की ईपीएस कितनी है ये, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे रिवर्स फ्रैक्शन से ऑफ बोनस इशू। हमारे पास फ्रैक्शन कितनी थी बोनस इशू की? 3/2। हम इसको कर देंगे इससे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगी आपकी 20। तो 20 जो होगी 20 रुपीज, दैट विल बी योर रीस्टेटेड ईपीएस आफ्टर द बोनस ट्रीटमेंट। तो याद रखिएगा कि जब भी आपको ओपनिंग जब बोनस इशू होगा, बोनस का इम्पैक्ट ओपनिंग शेयर्स में जाएगा। ओपनिंग का मतलब है लास्ट ईयर के क्लोजिंग में भी इम्पैक्ट क्या होगा। तो लास्ट ईयर की ईपीएस को क्या करेंगे आप, रीस्टेट करेंगे। उसे करने का तरीकेकार क्या होगा, जो इस साल की बोनस फ्रैक्शन है जो भी निकाली थी आपने, नंबर ऑफ शेयर बिफोर इशू, नंबर ऑफ शेयर आफ्टर इशू, उसके रिवर्स से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, ये रीस्टेटेड ईपीएस आ जाएगी। इज दैट क्लियर? अब इसी वे में जिस तरह हमने बोनस शेयर कैलकुलेट किए हैं, शेयर स्प्लिट और शेयर कंसोलिडेशन दोनों सेम वे में है, इसको करवाने की जरूरत नहीं है। हम इसको देख लीजिएगा, इसे कर लीजिएगा। गॉट इट? जिस तरह बोनस हमने ट्रीट किया है इसी तरह हमारा शेयर स्प्लिट और शेयर कंसोलिडेशन भी चल रहा होता है। ये पॉइंट क्लियर है? अगर बोनस परसेंटेज फॉर्म में हो तो आप सिंपल सी बात है, जितने परसेंट बोनस निकाले हैं वो निकालेंगे तो आप उसकी परसेंटेज ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर वो कहता है कि 10% बोनस इशू किया गया है, तो जब आपने इसकी बोनस फ्रैक्शन निकालनी है तो 1 में ये परसेंटेज ऐड कर लीजिएगा। 1.10 विल बी योर बोनस फ्रैक्शन। जितनी परसेंटेज गिवन होगी उसमें आप 0.1 ऐड करते जाइएगा, 1 में वो परसेंटेज ऐड करते जाइएगा, आपकी बोनस फ्रैक्शन जो है वो आ जाएगी।
मैं इसको यहाँ पे रख लूं, कल इसके साथ डाइल्यूटेड करवा के मैं आपको इसका जो एक बड़ा क्वेश्चन है वो मैं साथ करवा दूंगा, कौन सा होता है कौन सा नहीं होता, वो कल मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, अभी के लिए कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, कल दूंगा आपको लॉन्ग क्वेश्चन करने के लिए।